ऑफ साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। इसमें हम जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे साइक्लोएल्केन्स की। अब तक हमने पढ़ा था कि साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, कैसी रिएक्शंस होती हैं। बट हम अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है उसकी स्टेबिलिटी कि जो डिफरेंट रिंग्स होती हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, वो अपनी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे मेंटेन करते हैं। अगर किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन है, उसमें यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसमें आप एंगल देख रहे हो कि 60 डिग्री का एंगल होता है। साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं तो 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही क्या करते हैं, जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो भी वेरी करते रहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि एंगल स्ट्रेन जो होती है, एंगल स्ट्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइक्लोएल्केन्स, चाहे आपकी वो साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोब्यूटेन हो, साइक्लोपेंटेन हो, साइक्लोहेक्सेन हो। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी हम बात करने वाले हैं, एंगल स्ट्रेन, ठीक है, जो कि क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोएल्केन्स। अब यहाँ पे हमें एक टॉपिक है जो इसके बारे में किसने इंट्रोड्यूस करवाया, एंगल स्ट्रेन के बारे में, कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है, कैसे से फाइंड आउट करना होता है और कैसे ये इफेक्ट डालता है स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग्स पे। तो ये थे हमारे बेयर स्ट्रेन, ठीक है। बेयर्स जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे इस थ्योरी का नाम पड़ा है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो अभी आपने जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं वो किस किस ड्रॉ किए आपने, साइक्लोप्रोपेन की, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन में आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं एट द ईच कॉर्नर, ठीक है। आप 3 कार्बन एटम्स देख रहे हो यहाँ पे, 1 2 3, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है इसमें 60 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे जो आपका 190 डिग्री 28 मिनट वाला जो एंगल है वो टोटल एंगल है, यानी कि हमने उसमें एंगल स्ट्रेन और बॉन्ड एंगल दोनों को मिक्स किया हुआ है। इट मीन्स अगर हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है यहाँ पे बेटा, हम उसके एंगल्स को, ठीक है, उसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, डेविएट कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं उसके एरिया को। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है, ठीक है। एंगल स्ट्रेन बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा कि रिंग लार्जर साइज की हो रही है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो हम क्या करते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट में से अपना जो बॉन्ड एंगल होता है रिंग का उसको माइनस कर लेते हैं, और जितना आंसर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल स्ट्रेन, कि ये रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन थी जिसकी वजह से हमारी रिंग स्टेबल थी या अनस्टेबल थी, ठीक है। अगर हमारी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आती है, ठीक है, जस्ट लाइक कि वो 12 है, 13 है, 20 है, 14 है, या फिर 49 है, या फिर 53 है। इट मीन्स यहाँ पे अगर जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाती है, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, इट मीन्स वो रिंग उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है। और जितना कम एंगल स्ट्रेन आएगा, इट मीन्स वो रिंग उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एंगल स्ट्रेन की वैल्यू अगर ज़्यादा आएगी तो वो रिंग लीस्ट स्टेबल होगी, कम स्टेबल होगी। अगर वैल्यू कम आएगी, एंगल स्ट्रेन की वैल्यू कम आएगी, तो वो रिंग उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, एक फैक्टर और है जिस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो रिंग्स हैं, ठीक है, जैसे साइक्लोप्रोपेन है उसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं उसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, साइक्लोपेंटेन में 5 और साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी करते रहते हैं, ठीक है। और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स तक, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी रिंग की स्टेबिलिटी की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, तो हम वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि हम वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 से लेके 30 तक ही किसी रिंग की स्टेबिलिटी को जज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है, ये फेल हो जाता है, आगे ये उसको प्रूव नहीं कर पाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इट मीन्स कि आपकी चेन में 30 कार्बन एटम्स आ गए हैं। 30 कार्बन एटम की कोई रिंग जो है उसकी स्टेबिलिटी को मेज़र करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पकड़ फॉर्म में आ जाती है, वो प्लेनर तो रहती नहीं है।
अगर वो प्लेनर रहती तो हम उसकी स्टेबिलिटी को इजीली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, डिस्टॉर्टेड होने की वजह से वो पकड़ हो जाती है, वो अपनी अपनी डिफरेंट शेप्स गेन कर लेती है, जिसकी वजह से हम उसकी स्टेबिलिटी को अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी नहीं मेज़र कर सकते। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। इतना समझ आया सभी को बेटा? सेकेंड ईयर क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, तो राइट डाउन in order to explain the stability of cycloalkane comma अडोल्फ जो है हमारे साइंटिस्ट का नेम है, पूरा नाम ADOLF, अडोल्फ वॉन वॉन बेयर BAYER, अडोल्फ वॉन बेयर। ब्रैकेट में लिखो इन 1889 में इन साइंटिस्ट ने, अडोल्फ वॉन बेयर ने हमें बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, प्रपोज्ड अ थ्योरी known as बेयर स्ट्रेन थ्योरी, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को कि अडोल्फ वॉन बेयर ने इन 1889 में 1889 में हमें बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में बताया था। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या करती है, हमें स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हमें बताते हैं कि कोई रिंग कितनी स्टेबल है और अगर स्टेबल नहीं है तो क्यों स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो नीचे हेडिंग डालो, मेन फैक्ट्स आर फर्स्ट पॉइंट, द कार्बन इज टेट्राहेड्रल, कौन से कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, जो आपने साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग ड्रॉ की है। ठीक है, वहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है ईच कॉर्नर पे, तो वहाँ पे जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल इन नेचर है। ठीक है, द कार्बन इज टेट्राहेड्रल, फुल स्टॉप। द कार्बन एटम लाई, बेटा सभी नोट डाउन कर रहे हैं ना, मैं नोट सेंड नहीं करूँगी। मैंने आपको पिक्चर्स जो ड्रॉ की हैं वो उनकी पिक्चर सेंड कर दी हैं, थ्योरी वाले नोट्स में सेंड नहीं करूँगी, सभी बच्चे नोट्स बना लो। द कार्बन एटम लाई एट द सेंटर, the carbon atom lie at the center of the tetrahedron, and its 4 valencies are directed towards the 4 corners of the tetrahedron, towards the 4 corners of the tetrahedron, full stop.
the bond angle is 109 degree 28 मिनट के लिए आपने क्या करना है 28 लिख के ऊपर कॉमा लगा देना है, ठीक है। तो इस फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो पिक्चर सेंड की थी, ठीक है, उसमें साइड पे देखो, राइट हैंड साइड पे एक कार्बन एटम है, सिंगल कार्बन एटम सेंटर पे, ठीक है। वहाँ पे उस पर 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं बच्चे, ठीक है। मैं कैमरा स्विच कर देती हूँ। इस पिक्चर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी जो है 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन को हम क्या कहते हैं कि टेट्राहेड्रन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल आ रही है। यहाँ पे अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसके पास 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स पेयर की आपस में जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, उस शेयरिंग के बाद ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे जो बॉन्ड यहाँ पे डार्क करके बनाया गया है, इट मीन्स जो ऑब्जर्वर है उसके सामने वाला बॉन्ड है ये, उसके मीन्स एकदम सामने इन फ्रंट वाला है, इसलिए इसको डार्क पोर्शन में शो किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो डैश वाला है, इट मीन्स ये ऑब्जर्वर से दूर है, या फिर हम इसे कह सकते हैं बिलो द प्लेन है, हिडन एरिया में है, कि ऑब्जर्वर को ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके कार्बन के वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन एटम है इसके पास। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंसी 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इनके एंगल की बात करते हैं तो वो कितना एंगल है? 109 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो ये वाला 109 ले रहे थे वो हमने कहाँ से कलेक्ट किया था? यहाँ से कलेक्ट किया था। तो यहाँ पे क्लियर है। अगर हम इसी कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पे ये जो टेट्राहेड्रन शेप आती है वो किसकी वजह से आती है? सभी को पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ओवरलैपिंग होती है आपस में। यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है। ओवरलैपिंग कैसे होती है? ऐसे लोब्स होती हैं जो कि आपस में क्या होती है? इंटरेक्ट करती हैं। ऐसे इंटरेक्ट करके वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करती हैं। अब हम इन कार्बन्स को आपस में क्या कह सकते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स हैं। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। अगर ये लोब्स आपस में ऐसे, ठीक है, क्या करती हैं? ऑन द प्लेन आपस में क्या करती हैं? ओवरलैप करती है, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड से। और अगर 2 बॉन्ड होते हैं, इट मीन्स क्या होता है? वो पाई बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो क्या करते हैं? तो ये वाला ऊपर वाला भी सिग्मा होता है और नीचे वाला भी सिग्मा, लेकिन सेंटर वाला पाई बॉन्ड होता है हमेशा ही। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इन ऐसे ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो ऐसे ओवरलैपिंग से हुई है। आपस में जो लोब्स हैं उन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की है। लेकिन अगर बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अगर अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि ये ओवरलैपिंग ऐसे ऑन द प्लेन ना होके ये यहाँ इस बॉन्ड से बाहर हो जाती, इस रिंग के बाहर होती, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता ये बहुत ही पुअर बॉन्ड होता। इट मीन्स ना तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता, ना ही ये वीक बॉन्ड होता है। इट मीन्स हम इसे इंटरमीडिएट कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर ये बाहर इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, इट मीन्स ये सिग्मा बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता, ठीक है। सॉरी, ये बॉन्ड जो होता है कि ये पाई से तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड से वीक बॉन्ड होता। इट मीन्स मैंने इसे इसलिए बोला कि इंटरमीडिएट होता, इसे इंटरमीडिएट कहते हैं। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अगर बाहर होती रिंग के आउटसाइड, इट मीन्स इस रिंग की स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है? वो कम हो जाती, वो स्टेबल ही ना हो पाती, ठीक है। इसी वजह से प्रॉपरली इनके एंगल्स के अकॉर्डिंग कि किस रिंग में कितना एंगल है, ठीक है, और उसे हमने क्या करना है 109 डिग्री में से माइनस करके हम उसका एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा आएगा, इट मीन्स वो रिंग उतनी ही ज़्यादा क्या होगी?
अनस्टेबल होगी। एंगल स्ट्रेन की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतनी ही स्टेबल है। इट मीन्स हमने यहाँ पे ये ओवरलैपिंग थी ये बाहर कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे इस बॉन्ड को यहाँ की बजाय हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है। इट मीन्स ये वाली ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला जो स्ट्रेन है वो कितना आ गया था, 24 आ गया था। इट मीन्स हमने रिंग को और एक्सपेंड कर दिया था। तो इस एक्सपेंडेशन की वजह से जो है रिंग जो है वो अनस्टेबल हो जाती, ठीक है। तो ये वाली ओवरलैपिंग जो है वो बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड्स वीक हो जाते। ये ऑन दी प्लेन ही होनी चाहिए, जिससे कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हो जाता तो वो पाई बॉन्ड भी हो सकता था, लेकिन ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा जो रिंग के बाहर, ये पाई से तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड से थोड़ा वीक होता। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बनाना बॉन्ड भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। क्लियर है सेकेंड ईयर? बी फॉर्म सेकेंड ईयर। बच्चे क्लियर हैं? रिस्पॉन्स तो दो। यस मैम। कहाँ गए सब? क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की डेफिनेशन लिख लो। एंगल स्ट्रेन इज एन इंक्रीज, एंगल स्ट्रेन इज एन इंक्रीज in energy when bond angles deviate from optimum tetrahedral angle of 109.5 मिनट। तो यहाँ पे अगर हम एंगल स्ट्रेन को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमने अपनी जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है उसे एक्सपेंड किया है। इट मीन्स एनर्जी अप्लाई की है। तो एंगल स्ट्रेन किस चीज़ को जज करती है कि हमने कितनी ऑप्टिमम एनर्जी वहाँ पे अप्लाई की है, किसे डेविएट करने के लिए, टेट्राहेड्रल एंगल को डेविएट करने के लिए, उसे इंक्रीज करने के लिए, उसे ऑप्टिमम लेवल तक पहुँचाने के लिए। तो वहाँ पे वो जो टोटल एंगल स्ट्रेन आता है हम उसे किस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, 109 डिग्री 0.5 मिनट के फॉर्म में लेते हैं कि ये क्या है, स्टैंडर्ड एंगल स्ट्रेन है, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है बाकी सभी रिंग्स की जितनी भी एंगल स्ट्रेन है उसमें से माइनस करके हम एंगल स्ट्रेन को कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल स्ट्रेन। ओके, तो नेक्स्ट write down Bayer's proposed bond angle strain, Bayer's proposed bond angle strain, नीचे लाइन में लिखो नॉर्मल टेट्राहेड्रल bond angle value is, I am repeated again, normal tetrahedral bond angle value is 109 degree 0.5 minute
अब इसके बाद मैंने आपको एक पिक्चर और सेंड की थी, वो टेबल ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके बी फॉर्म सेकेंड ईयर, मैं इधर से कैमरा स्विच कर लेती हूँ, यहाँ से किसी को ड्रॉ करना है तो यहाँ पे देखिए भैया ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको सेंड किया हुआ है ये टेबल। यहाँ से विजिबल है सभी को? ये टेबल आपको अभी ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कंपाउंड, देन उसके बाद स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद यहाँ पे बेयर्स बॉन्ड एंगल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअल एंगल भी कहते हैं, और इसके बाद एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये वाला टेबल जो है यहाँ तक साइक्लोहेक्सेन तक सभी ड्रॉ कर लो। यहाँ पे क्लियर है सभी को पिक्चर? यस मैम। ओके बेटा, फटाफट से ड्रॉ कर लो सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। डन? बच्चे जिसे यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लो, मैंने आपको सेंड की हुई है पिक्चर पहले ही क्लिक करके, ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके मुकुल, डन ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, नीचे ये भी लिख लेना, 5 is greater than 6, then greater than 4, greater than 3, partially correct। उसके बाद लेस स्ट्रेन, 6 greater than 5, greater than 4, greater than 3, most strain। ठीक है, तो हम यहाँ पे, मैं जैसे आपको बता रही थी कि यहाँ पे हम डिफरेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट रिंग्स की बात करते हैं। ये हमारी रिंग है साइक्लोप्रोपेन, दिस इज दी साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोपेंटीन और ये साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे इनकी ये बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री का, साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री, साइक्लोपेंटेन में 108 और साइक्लोहेक्सेन में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करें कि कितना डेविएशन आया इन रिंग्स में। तो हमने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं, 109 में से माइनस कर लेते हैं कि हमारे रिंग का बॉन्ड एंगल कितना है, ठीक है। तो हमने 109 माइनस 60 कर दिया, तो यहाँ पे कितना डेविएशन आया है, 49 डिग्री। इट मीन्स ये वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि हमारी जो साइक्लोप्रोपेन है वो कम स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोब्यूटेन की। अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हमने 109 में से उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री को माइनस किया, 19 आया।
तो ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन। अगर हम नेक्स्ट साइक्लोपेंटीन की बात करते हैं तो हमने उसका कैलकुलेट किया तो 1 आया। इट मीन्स साइक्लोपेंटीन ज़्यादा स्टेबल हुई एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। अगर हम यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन में भी हमने क्या किया, 109 माइनस 120 कर दिया, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो किस में आ गई, माइनस में चली गई। ठीक है, इट मीन्स अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इट मीन्स हमारी साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं कि जो साइक्लोपेंटीन है, 5 मतलब साइक्लोपेंटीन, 6 मतलब साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और 4 मतलब साइक्लोब्यूटेन एंड 3 का मीनिंग क्या है, साइक्लोप्रोपेन। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ कहते हैं कि ये वाली ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन, इट मीन्स ये पार्शियली करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन तो ये बता रही है ना, इसकी वैल्यू माइनस में चली गई, इट मीन्स हमें इसे ज़्यादा स्टेबल कहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद साइक्लोप्रोपेन, तो ये पार्शियली करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बेयरस्ट्रेन थ्योरी। लेकिन अगर हम एंगस्ट्रेन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ये जो एंगस्ट्रेन है, ठीक है, वहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि -11 है। इट मीन्स सबसे कम है, यानी कि एंगस्ट्रेन है ही नहीं, इट मीन्स साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू साइक्लोपेंटीन। फिर साइक्लोपेंटीन के बाद साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये माइनस है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हुई, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो इट मीन्स अगर हम स्ट्रेन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो ये वाली थ्योरी हमारी ज़्यादा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बेयरस्ट्रेन थ्योरी। तो मैंने यहाँ पे आपको ये टेबल इसलिए बनाया था ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए कि एंगस्ट्रेन क्या होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, और एंगस्ट्रेन की वैल्यू कैसे कम ज़्यादा होती है, और कैसे वो इफ़ेक्ट डालती है रिंग की स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया हो कि हमने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इनकी स्टेबिलिटी को फिक्स किया हुआ है कि कौन सी रिंग कैसे स्टेबल होती है। यहाँ पे आप इस रिंग की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि साइक्लोहेक्सेन में हमारे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 6 हैं। लेकिन बेयरस्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कहाँ से कहाँ तक बात करते हैं कि 3 कार्बन से लेके 30 कार्बन से, यानी कि 3 to 30 कार्बन ऑफ एटम्स तक हम जज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेयरस्ट्रेन थ्योरी कि उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे मेंशन करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे। तो वो हम एंगस्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग, बेयरस्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन 30 से ज़्यादा अगर हमारे किसी रिंग में ज़्यादा कार्बन एटम्स हो जाते हैं तो हम उन्हें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी को जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग के अंदर बढ़ जाएंगे, वो प्लेनर फॉर्म में नहीं आएगी। वो प्लेनर फॉर्म में नहीं आएगी तो इट मीन्स वो अपनी शेप चेंज कर लेगी, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो जाएगी, कभी ऐसे मूव करेगी, कभी ऐसे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ज़्यादा होंगे। इट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए हमारी जो है बेयरस्ट्रेन थ्योरी वो फेल हो जाती है। तो बेयरस्ट्रेन थ्योरी कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होती है, तो यही बड़ा ड्रॉबैक है इसका कि ये 3 to 30 कार्बन एटम्स तक जज कर सकती किसी भी रिंग की स्टेबिलिटी को। ओके, बी फॉर्म सेकेंड ईयर क्लियर है, समझ आया बेटा सभी को? Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा राइट डाउन, नेक्स्ट लिखो। Bears concluded that उसने हमें क्या कंक्लूजन दिया, साइक्लोप्रोपेन would be the most strained, इट मीन्स उसमें एंगस्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन्ड है। ठीक है, would be most strained followed by cyclobutane
then cyclopentane would be साइक्लोपेंटेन की वैल्यू कितनी आई थी, कितना एंगल स्ट्रेन था उसमें 1. इट मीन्स हम उसे कह सकते हैं कि वो एंगल स्ट्रेन जो है उसमें स्ट्रेन नहीं है. इट मीन्स दैट वुड बी स्ट्रेन फ्री रिंग. ठीक है, साइक्लोपेंटेन वुड बी स्ट्रेन फ्री, cyclopentane would be strain free while cyclohexane would show a substantial amount of strain energy. First stop, rings larger than cyclohexane would be impossibly strained and not capable of existing. Would be and not capable of existing. मैं स्टार्ट से फिर से रिपीट कर देती हूँ. ठीक है, Baer concluded that cyclopropane would be the most strained, followed by cyclobutane. Cyclopentane would be strain free while cyclohexane would show a substantial amount of strain energy. First stop, rings larger than cyclohexane would be impossibly strained and not capable of existing. Done? Yes, ma'am. तो यहाँ पे हमने क्या बात की है इस पॉइंट में कि रिंग्स अगर साइक्लोहेक्सेन की तरह, जैसे साइक्लोहेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 थे, अगर इनसे ज़्यादा रिंग्स होंगी इट मीन्स उसका जो एंगल स्ट्रेन वैल्यू है वो भी नेगेटिव में जाएगी. इट मीन्स वहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उनको स्टेबल कह पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा. जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे सिर्फ 3 से लेके 13 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की रिंग्स की ही स्टेबिलिटी मेज़र कर सकते हैं. उसे कैसे बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उनको डिस्टॉर्ट करके. कैसे डिस्टॉर्टेड करते हैं हम उनको, चेयर फॉर्म में, बॉट फॉर्म में, सभी ने पढ़ा है ना +2 लेवल पे. तो हम क्या करते हैं उनकी कन्फर्मेशन चेंज कर देते हैं, किसी को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी को बोट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो उनकी स्टेबिलिटी को हम फिर भी बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेंथ रूल. लेकिन अगर नंबर ऑफ 30 कार्बन एटम्स से लार्जर रिंग रहते तो उसकी स्टेबिलिटी को मेजर करना इम्पॉसिबल है, ना ही वो रिंग्स एग्जिस्ट कर पाएंगी. इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आपकी वो ड्रग ही नहीं बनेगी, आपका वो सब्सटेंस ही नहीं बनेगा, कोई सॉल्ट नहीं बनेगा, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहेगा, वो कॉम्प्लेक्स रहेगा. और वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं, चिलेट फॉर्म्स हो जाते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं फर्दर हमारी जो सिंथेसिस होती हैं उनमें फाइनल प्रोडक्ट दे ही नहीं पाते हैं.
तो इट मीन्स हम यहाँ पे रिंग्स के अकॉर्डिंग हम किसी सॉल्ट के कंपाउंड की स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं। इट मीन्स दिस इज द बेसिक है कि किसी भी सॉल्ट की जो स्ट्रक्चर है वो सॉल्ट आगे जाके फाइनल प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा, वो यही बेसिक से ही आगे लेके चलते हैं कि फाइनली इसकी सिंथेसिस कैसे होगी, कैसे इसकी स्टेबिलिटी होगी, कैसे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इट मीन्स हमने यहाँ पे पहले बता दिया है कि ऐसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर किसी रिंग में होंगे तो उनका फाइनल प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, वो कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, और कॉम्प्लेक्स यू नो कि कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।